एक समय था जब भूमध्य सागर की हवाएं ज्ञान की खुशबू लेकर चलती थी। वो युग था 5वीं सदी ईसा पूर्व का, जब प्राचीन यूनान का एक शहर एथेंस मानव सभ्यता का बौद्धिक दीपक बन चुका था। यहाँ नाटककार अपनी कलाएं गढ़ रहे थे, सैनिक लोकतंत्र की रक्षा में खड़े थे और फिलोसोफर सच्चाई की तलाश में प्रश्नों की आग में जल रहे थे। इन्हीं में से एक था सोक्रेटिस यानी सुकरात, एक ऐसा व्यक्ति जो मानता था कि ज्ञान का आरंभ प्रश्न से होता है। नंगे पैर साधारण वस्त्रों में वह एथेंस की गलियों में घूमता और लोगों से पूछता, क्या तुम्हारे विचार सच्चे हैं या बस सुनी सुनाई बातें हैं? उसे पश्चिमी दर्शन का जनक कहा गया, लेकिन उसने स्वयं एक भी किताब नहीं लिखी। उसके शब्द जैसे हवा में बिखर जाते, फिर भी वे इतने गहरे थे कि उनके शिष्य, विशेषकर प्लेटो और अरस्तु, ने उन्हें अमर शब्दों में बांध दिया। सदियों बाद भी जब भी हम सोचते हैं कि सच्चाई क्या है, ज्ञान क्या है, सुकरात का नाम हमारे मन में गूंज उठता है। जैसे जैसे एथेंस में विचारों का सूरज चमकने लगा, उसी युग में जन्म लिया उस व्यक्ति ने जिसने इन विचारों को दिशा दी। यही से आरंभ होती है सुकरात की कहानी। उनका जन्म लगभग 470 ईसा पूर्व में एथेंस यूनान में हुआ था। पिता का नाम था सोफ्रोनिस्कस, जो पेशे से एक मूर्तिकार थे। वे पत्थरों में रूप गढ़ते थे, उन्हें जीवंत बनाते थे। और माता फेनेरेट एक दाई थी जो नए जीवन को जन्म देती थी। कहा जाता है सुकरात को अपने माता पिता दोनों के पेशों से गहरा असर मिला। वो मुस्कुराते हुए कहा करते थे, जैसे मेरी माँ बच्चों को जन्म देती है, वैसे मैं विचारों को जन्म देता हूँ। यह वाक्य सुनने में सरल लगता है, पर उसके भीतर उनका पूरा दर्शन छिपा है। वे मानते थे कि हर व्यक्ति के भीतर सत्य पहले से ही मौजूद है और एक सच्चे संवाद के जरिए उसे प्रकट किया जा सकता है। युवा सुकरात अपने पिता की सहायता से मूर्तियां बनाना सीखते थे। कहा जाता है कि उन्होंने एक समय तक कठोर पत्थरों पर आकार गढ़ते हुए यह सीखा कि बाहरी रूप से ज्यादा मूल्यवान है भीतर की आकृति। धीरे धीरे जब उनके भीतर विचारों की मूर्तियां बनने लगी, तब उन्होंने हाथ छोड़कर वाणी को अपना उपकरण बना लिया। युवावस्था में ही सुकरात का झुकाव बुद्धिजीवियों और विचारकों की ओर होने लगा। वे कवियों को सुनते, गणितज्ञों से मिलते और राजनीति पर बहस करते हुए यह महसूस करने लगे कि ज्ञान का संसार अनंत है और हर सवाल के पीछे 100 नए सवाल छिपे हैं। यही सुकरात की पहचान बन गया, सवाल पूछने वाला युवा जो सतही उत्तरों से संतुष्ट नहीं होता था। धीरे धीरे एथेंस का यह छोटा बच्चा बड़ा होने लगा, वही बच्चा जो बाद में पूरी सभ्यता की सोच बदलने वाला था। अब हम लौटते हैं उसके शुरुआती वर्षों की ओर। सुकरात का बचपन एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में बीता। जीवन में वैभव नहीं था, पर उत्सुकता की कोई कमी नहीं थी। औपचारिक शिक्षा सीमित थी, फिर भी उन्होंने गणित, संगीत, व्यायाम और साहित्य की विद्या प्राप्त की। सुकरात का असली शिक्षक कोई व्यक्ति नहीं था, बल्कि उनका अपना सोचने वाला मन था। वे मानते थे कि ज्ञान किताबों या गुरुओं से नहीं, बल्कि खुद के भीतर झांकने से मिलता है। अपने युवा दिनों में उन्होंने पिता की राह पकड़ी और मूर्ति कला सीखी। कहा जाता है कि उन्होंने एथेंस के कुछ मंदिरों में मूर्तियां भी बनाई और उन मूर्तियों में वही गहराई थी जो बाद में उनके विचारों में दिखी। जब वे पत्थर पर काम करते तो कहते, हर पत्थर में छिपी आकृति पहले से वहां है, बस उसे देखने वाली आंख चाहिए। यही अनुभूति बाद में उनके दर्शन की नींव बनी। उन्होंने समझा कि हर इंसान के भीतर भी सत्य पहले से मौजूद है, बस उसे बाहर निकालने की कला चाहिए।
युवावस्था में सुकरात ताकतवर शरीर के साथ गहराई से सोचने वाले मन के व्यक्ति बन चुके थे। वे व्यायाम और युद्ध कला का अभ्यास करते, क्योंकि उस समय एथेंस में हर नागरिक को सैनिक प्रशिक्षण आवश्यक था। लेकिन युद्ध जीतना उन्हें शारीरिक शक्ति नहीं सिखाता, उतना ही वे भीतर की शक्ति, आत्मचिंतन की खोज में लगने लगे। बचपन और युवावस्था के यही वर्ष सुकरात के भीतर उस ज्वाला को जन्म दे गए जिसने आगे चलकर पूरे एथेंस को तर्क और आत्मज्ञान के प्रकाश से भर दिया। सुकरात का जीवन केवल विचारों और दर्शन तक सीमित नहीं था। एथेंस का प्रत्येक नागरिक उस समय अपने नगर की रक्षा के लिए सैनिक के रूप में सक्रिय रहता था, और सुकरात भी इससे अलग नहीं थे। युवावस्था में जब एथेंस की सीमाओं पर युद्ध के बादल छा गए, तो उन्होंने वो हथियार उठाए और अपने नगर की सेवा में आगे बढ़े। सुकरात ने एथेंस की सेना में 3 बड़े युद्धों में भाग लिया। पहला था पोटिडिया का युद्ध, जो एथेंस और कोरिंथ के सहयोगी नगरों के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध लंबा और कठोर था, और यही सुकरात ने एक साथी सैनिक एल्सीबाइडीज की जान बचाई थी। उनके साहस और संयम की चर्चा पूरे शिविर में फैल गई थी। दूसरा युद्ध था डेलियम का युद्ध, जो बोयोटिडा के क्षेत्र में एथेंस और थेवेंस के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में एथेंस की हार हुई, पर सुकरात ने पीछे हटते सैनिकों को बचाकर एक असली योद्धा का परिचय दिया। कहा जाता है कि वे दुश्मनों के सामने भी बिना भय के पूरी गरिमा के साथ आगे बढ़ते थे, जैसे मृत्यु उन्हें छू भी नहीं सकती। तीसरा युद्ध था एम्फिपोलिस का युद्ध, जो एथेंस और स्पार्टा के बीच हुआ। वही दीर्घकालीन संघर्ष जिसे इतिहास पेलोपोनेशियन युद्ध के नाम से जानता है। यह युद्ध एथेंस की किस्मत तय करने वाला सिद्ध हुआ, पर सुकरात की दृढ़ता और त्याग की कहानियां हर सैनिक के लिए प्रेरणा बन गई। उनके शिष्य प्लेटो ने बाद में लिखा कि सुकरात न केवल विचारों में बल्कि रणभूमि में भी सबसे निडर व्यक्ति थे। वह कहते थे, वह व्यक्ति जो सत्य के लिए खड़ा रह सकता है, मौत के सामने भी अपने विचारों से नहीं हटता, वही सच्चा दार्शनिक है। इन युद्धों ने सुकरात को भीतर से और अधिक दृढ़ बनाया। उन्होंने देखा कि युद्ध मैदान में बाहरी शत्रु से लड़ना आसान है, पर भीतर की अज्ञानता से लड़ना सबसे कठिन। और वही संघर्ष आगे चलकर उनके पूरे जीवन का दर्शन बन गया। अब एक नजर डालते हैं सुकरात के दर्शन और जीवन शैली पे। सुकरात के दर्शन और जीवन शैली की कहानी एक ऐसी जाति है जिसमें विचारों की सादगी और गहनता दोनों समा गए थे। उनका जीवन सरल था। वे नंगे पैर चलते, साधारण वस्त्र पहनते और बहुत कम भोजन करते थे। वे कहते थे कि असली ज्ञान बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की समझ यानी आत्मज्ञान में है। उनका प्रसिद्ध वाक्य था, नो दे सेल्फ, यानी स्वयं को जानो। सुकरात का दर्शन मुख्यतः तर्क, नैतिकता और सवाल पूछने पर आधारित था। उनका दर्शन सोक्रेटिक फिलॉसफी यानी सुकराती दर्शन कहलाता है। उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए संवादों और सवालों की एक विशेष पद्धति विकसित की, जिसे हम सोक्रेटिक मेथड कहते हैं। इस मेथड के अनुसार किसी व्यक्ति से सवाल पूछकर उसकी सोच की कमजोरियों को उजागर की जाती है, जिससे वह स्वयं अपने विचारों की सच्चाई को समझ सके। वे अपने जीवन में इस पद्धति को अमल में लाते थे, जिससे न केवल ज्ञान बढ़ता था, बल्कि एक नई नैतिक चेतना और आत्मचिंतन का बीज रोपण होता था। सुकरात मानते थे कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर सच्चाई छुपी होती है, और यही संवाद के माध्यम से वह सच बाहर निकलता है। उन्हें ऐसा शिक्षक भी कहा जाता है जिसने ज्ञान को एक जीवंत संवादात्मक प्रक्रिया बना दिया। उनका दर्शन हमें सिखाता है कि ज्ञान केवल किताबों का संग्रह नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को समझना है। इसका प्रभाव इतना गहरा था कि आज भी आधुनिक तर्कशास्त्र, नैतिकता
और शिक्षा के क्षेत्र में सुकरात मेथड का बड़ा योगदान माना जाता है। इसके जरिए विवादों में तथ्यों के पीछे की असलियत खोजी जाती है और सतही दावों को परखा जाता है। इस तरह सुकरात का सरल लेकिन गहन जीवन और उनका दर्शन आज भी सोच और समझ के नए द्वार खोलता है, जो हमें अपनी सीमाओं को पहचानने और सच्चे सत्य की खोज में निरंतर प्रेरित करता है। सुकरात के सबसे प्रसिद्ध शिष्य प्लेटो थे, जिन्होंने अपने गुरु के विचारों को न केवल बुना बल्कि आगे भी बढ़ाया। उन्होंने सुकरात के जीवन, उनके संवादों और उनके दर्शन को कृतियों जैसे द रिपब्लिक और एपोलॉजी में लिखा। प्लेटो ने एथेंस में एक दार्शनिक विद्यालय जिसका नाम अकेडमी, उसकी स्थापना की, जहां उन्होंने सुकरात के विचारों को पढ़ाया और विकसित किया। प्लेटो के अलावा सुकरात के अन्य शिष्य भी थे, जैसे जेनोफोन, जो उनकी जीवन शैली और शिक्षा पर किताबें लिखते थे। दूसरे थे एंटिस्थेनीज, जो सिनिक दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। तीसरे हैं एरिस्टिपस, जिन्होंने सुखवादी दर्शन यानी हिडोनिज्म का आधार रखा। और आखिरी है अल्सीबाइडीज, जो एक राजनीतिक और सैन्य नेता थे। प्लेटो के माध्यम से ही सुकरात के विचार अरस्तु तक पहुंचे, जो प्लेटो के एक छात्र थे, और उन्होंने पश्चिमी दर्शन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु की ये त्रयी पश्चिमी सभ्यता के दार्शनिक आधार का स्तंभ मानी जाती है। इस प्रकार सुकरात के विचार केवल उनके जीवन तक सीमित नहीं थे, बल्कि उनके शिष्यों ने उन्हें संरक्षित, विकास और विश्व भर में पहुंचाया, जिन्होंने बाद में विज्ञान, राजनीति, नैतिकता और दार्शनिक चिंतन की नींव रखी। यह एक ज्वाला थी जो सदियों तक जलती रही और नए नए विचारों को जन्म देती रही। एथेंस की गलियों में सवाल उठाना और समाज की मान्यताओं को चुनौती देना सुकरात के जीवन का मूल हिस्सा था। वे सत्ता, धर्म और नैतिकता पर खुले तौर पर सवाल पूछते थे, जिससे वे शासक वर्ग के लिए एक खतरे की तरह दिखाई दिए। एथेंस का समाज, जो अपने देवताओं और परंपराओं के प्रति कट्टर था, उनकी सोच को अस्वीकार करने लगा। सुकरात ने युवाओं को सोचने और प्रश्न उठाने के लिए प्रेरित किया, जिससे शासक वर्ग असहज हो गया, क्योंकि वे मानते थे कि यह युवा समाज में अस्थिरता और अव्यवस्था लाएगा। उनके विरोधियों का आरोप था कि वे युवाओं को भ्रष्ट कर रहे हैं और देवताओं का अपमान कर रहे हैं, जिससे समाज में उनका विरोध बढ़ा। एथेंस के शासक और धार्मिक पक्ष को लगा कि उनका व्यवहार एथेंस के धार्मिक और सामाजिक नियमों के खिलाफ है। इसके परिणाम स्वरूप सुकरात पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें उन्हें धर्म का अपमान और युवाओं का भ्रष्टाचार फैलाने का दोषी ठहराया गया। यह मुकदमा इतने बड़े तनाव का प्रतीक था, जिसमें एक बुद्धिजीवी व्यक्ति की स्वतंत्र सोच और कट्टरपंथी समाज के बीच टकराव था। सुकरात भी अपने विचारों से पीछे नहीं हटे। उन्होंने खुले दिल से अपनी सोच की रक्षा की और न्यायालय के फैसले को सम्मान दिया। उनके विरोध में समाज में एक गहरी दरार उत्पन्न हो गई, जो उनके जीवन काल में ही उनके विरोध की सबसे बड़ी वजह बनी। इस संघर्ष ने न केवल उनके जीवन को प्रभावित किया, बल्कि पूरे पश्चिमी दर्शन और विचारधारा को भी दिशा दी, जहां सत्य, स्वतंत्र सोच और नैतिकता की नई व्याख्या संभव हुई। यह टकराव एक युगांतकारी मोड़ था, जिसने समाज और दार्शनिक चेतना दोनों को बदल दिया। सुकरात और एथेंस समाज के इस संघर्ष की गहराई को समझना जरूरी है, क्योंकि यह हमें आज भी यह सिखाता है कि सत्य और ज्ञान की खोज में समाज से टकराव अनिवार्य हो सकता है, पर यही टकराव विकास और नई सोच का कारण भी बनता है। सुकरात का मुकदमा एथेंस के इतिहास में एक खास और प्रभावशाली घटना था, जो 399 ईसा पूर्व हुआ। उस समय उन्हें दो मुख्य आरोपों का सामना करना पड़ा। पहला,
शहर के देवताओं में विश्वास न करना, यानी धर्मपरायणता का अभाव, और दूसरा युवाओं को भ्रष्ट करना। इस मुकदमे में सुकरात ने कहा, मैं बस यही करता हूं, लोगों को सच्चाई पर विचार करने के लिए प्रेरित करता हूं। उन्होंने बताया कि उनका उद्देश्य लोगों को सोचने, सवाल उठाने और सही ज्ञान की खोज में लगाना था, न कि समाज या देवताओं का अपमान करना। हालांकि ज्यूरी ने उन्हें दोषी पाया और मृत्युदंड की सजा सुनाई, लेकिन सुकरात ने अपने विचारों से पीछे नहीं हटे। उन्होंने जेल में अपने अंतिम समय में भी अपने अनुयायियों के साथ चर्चा जारी रखी और स्वेच्छा से पेट में जहर का प्याला पीकर अपनी जीवन यात्रा समाप्त की। यह मुकदमा एथेंस की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति का भी प्रतिबिंब था, जहां युद्धों के बाद सामाजिक तनाव और अस्थिरता आ गई। सुकरात की स्वतंत्र और आलोचनात्मक सोच को विनाशकारी माना गया, जो पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती देती थी। मुकदमे का परिणाम न केवल उनके जीवन की समाप्ति था, बल्कि यह पश्चिमी दर्शन की एक नई शुरुआत का भी हिस्सा बन गया। उनकी मृत्यु ने असल में उन्हें अमर कर दिया और उनकी शिक्षाएं उनके शिष्यों, विशेषकर प्लेटो और अरस्तु के माध्यम से सदियों तक जीवित रही। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य की खोज में संघर्ष और सामाजिक टकराव अनिवार्य हो सकता है, लेकिन वही संघर्ष ज्ञान और न्याय की राह प्रशस्त करता है। इस घटना ने दुनिया को दिखाया कि एक व्यक्ति का साहस और वाक की शक्ति समाज में गहरी छाप छोड़ सकती है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। सुकरात की मृत्यु एक गहरा और भावुक अध्याय है, जिसने इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। 399 ईसा पूर्व जब उन्हें एथेंस की अदालत ने मृत्युदंड दिया, तो सजा के रूप में उन्हें हैमलॉक नामक विष पीने का आदेश मिला। यह विष जहरीला पौधा था, जो धीरे धीरे शरीर को शिथिल कर देता था। उनके शिष्य प्लाटो ने अपनी कृति फाहेडो में इस घटना का सुंदर और संवेदनशील वर्णन किया है। बताया गया है कि जब सुकरात ने विष का प्याला पकड़ा, तो उन्होंने अपने शिष्यों से शांत मन से आखिरी बातचीत की। इस वार्तालाप में वे आत्मा की अमरता, जीवन और मृत्यु के अर्थ पर चर्चा करते थे। उनका अंतिम शब्द माना जाता है, जब मेरी आत्मा शरीर की कैद से मुक्त होने वाली है, तो मैं ठीक हो गया हूं। इसीलिए एस्क्लेपियस को धन्यवाद के रूप में मुर्गा अर्पित करो। यह कहना उनके जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है। जैसे कोई व्याधि से मुक्त हुआ व्यक्ति देवताओं का आभार करता है, वैसे ही वे जीवन की बीमारी से मुक्त हो रहे थे। उनकी मृत्यु ने न केवल एक व्यक्ति के अंत की कहानी थी, बल्कि यह विचारों की अमरता और सत्य की विजय थी। उनके शांत और स्थिर स्वभाव से उन्होंने दिखाया कि एक सच्चा दार्शनिक मृत्यु से भी नहीं डरता। घटना आज भी हमें प्रेरित करती है कि सत्य की खोज में धैर्य, साहस और आत्मज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। यह अंतिम घड़ी सुकरात के दर्शन का एक अंतिम प्रकाश स्तंभ बन गई, जिसने दर्शन और मानवता को एक नई दिशा दी। उन्होंने अपने अंतिम समय में भी यह संदेश दिया कि मृत्यु अंतिम नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। सुकरात की इस विरासत का प्रभाव इतना गहरा और व्यापक है कि यह आज भी हमारे जीवन को आकार दे रहा है। उनके विचार, उनके तर्क और उनका नैतिक मूल्यों का मंत्र किसी भी सभ्यता के प्रकाशमान तत्व हैं। सुकरात ने अपने जीवन काल में कोई ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन उनके विचारों का प्रभाव सदियों तक कायम रहा। उनके विचार सीधे उनके बड़े शिष्य प्लेटो तक पहुंचे, जिसने उनके सिद्धांतों को लिखित रूप में संजोया। प्लेटो के बाद उनके विचार अरस्तु जैसे महान विचारकों तक पहुंचे, जिन्होंने इन्हें नई दिशा दी। उनके विचार आज भी शिक्षण, नैतिकता और लोकतंत्र की नींव है। जैसे मोरल फिलॉसफी में व्यक्तिगत आदर्श और नैतिक मूल्यों की चर्चा होती है,
वैसे ही सुकरात ने दिखाया कि सच्चाई का कोई मूल्य नहीं, जैसा कि बाहरी दिखावे में है, बल्कि वह भीतर की समझ और सवाल जवाब के माध्यम से ही ज्ञात हो सकती है। तो कहना पड़ेगा कि सुकरात के विचार और उनका जीवन एक अमर विरासत है, सत्य और नैतिकता का प्रकाश जो हर युग में एक नए सिरे से चमकता रहेगा। सुकरात के महान विचार आज भी हमें गहराई से सोचने और जीवन की मूल बातें समझने पर मजबूर करते हैं। उनकी सीखों में जीवन, ज्ञान और नैतिकता के ऐसे सूत्र छुपे हैं जो हर युग के लिए प्रासंगिक हैं। आइए कुछ उनके प्रसिद्ध उदाहरणों से इस महान दार्शनिक की सोच को समझते हैं। पहला उदाहरण है, वो कहते थे, जो जीवन प्रश्नों से न परखा जाए वो जीने योग्य नहीं। इसका अर्थ है कि बिना खुद के जीवन, अपने कर्मों और सोच पर सवाल उठाए जीवन का कोई सच्चा महत्व नहीं होता। दूसरा, वो कहते थे, मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। यह पंक्ति सुकरात की उस विनम्रता और ज्ञान की पहचान है जिसमें वे स्वयं अपनी अज्ञानता को स्वीकारते हैं। ज्ञान की शुरुआत इसी से होती है। वे यही संतुलन और निरंतर सीखने की बात करते थे, जो दार्शनिक जीवन की सबसे बड़ी खूबी है। तीसरा है, सदाचार ही सच्चा ज्ञान है। यहां वो यह समझाते हैं कि नैतिकता और सदाचार ज्ञान के बिना संभव नहीं। सही ज्ञान ही सही आचरण का आधार है। इस तरह सुकरात के विचारों की अमरता आज भी हमें अपने जीवन को परखने और सुधारने की प्रेरणा देती है, जिससे उनकी विरासत सदा जीवित रहती है। तो दोस्तों, सुकरात के ये अमूल्य उदाहरण उनके विचारों की गहराई और जीवन के प्रति उनकी समझ को बयां करते हैं। उनका दर्शन हमें आज भी सोचने, सवाल उठाने और अपने आप को समझने की प्रेरणा देता है। अब जब हमने इस महान दार्शनिक की कहानी, उनके संघर्ष, दर्शन और अमर विचारों को साथ में जाना है, तो यही सही समय है हम इस ज्ञान यात्रा की समाप्ति यहीं करें। आपका धन्यवाद कि आपने दर्शन मंथन विद लक्ष्मण के इस भाग में हमारा साथ दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।